Now, good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीएनएस के बारे में, तो उसमें मैंने बात की थी, ये आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप जोन का काम क्या है? नेम टू आईपी, रिवर्स का आईपी टू नेम। ठीक है, हेलो, Yes, sir. देखो ये प्रियंक कुमार है बैच में, इन्होंने नेम से लॉगिन किया है। खैर मैंने अभी फिलहाल तो प्रिविलेज दे दिया।
प्रियंका कुमारी है, सॉरी प्रियंका, यस फाइन फाइन, Yes, sir. ओके Yes, ओके sir. ओके ओके, ठीक है। तो डीएनएस में ये दो जोन होते हैं, लेकिन इन दोनों जोन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब, ये तीन तरीके के सब जोन्स होते हैं। ठीक है, अब इन जोन्स का क्या काम है? डीएनएस तो चलो डोमेन नेटवर्क के साथ वर्क करेगा, डोमेन नेम को रिजॉल्व करेगा, है ना। उसमें फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है वो नेम टू आईपी करेगा, एंड रिवर्स लुकअप जोन जो है वो आईपी टू नेम करेगा। यहां तक की बातें तो समझ में आती है, लेकिन इसके अंदर में भी आपको दोनों में, प्राइमरी सॉरी फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, ये तीन तरीके के सब जोन्स बनते हैं। अब ये सब जोन्स का क्या काम है, इनको समझिए। अब सबसे पहले प्राइमरी जोन। देखो कोई भी डीएनएस सर्वर हो, उस पे जैसे ही कोई नया मशीन ऐड होता है उस डोमेन नेटवर्क में, या रिमूव होता है कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड अपडेट होता है। हाँ, जो आपके ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है वो आपके प्राइमरी जोन में आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इट कीप्स ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ होस्ट। होस्ट कौन? जो क्लाइंट मशीन है, प्रिंटर है, डोमेन्स हैं, ये आपके होस्ट होंगे। तो इन सब की ये ओरिजिनल कॉपी रखता है। अब मान लो हमारे नेटवर्क में एक ही डीएनएस सर्वर है, तो उस डीएनएस सर्वर पे क्या होगा? हमेशा एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी। लेकिन हम लोग शुरू से ये चीज सीखते आए कि भाई जब भी हम कोई भी चीज बनाए तो उसके फॉल्ट टॉलरेंस का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या होगा अगर एक डीएनएस सर्वर हमारा है और वो अगर डाउन हो जाए। एक मिनट, कुछ बच्चे आए, ज्वाइन करा दूं। ठीक है, वो अगर डाउन, मेन सर्वर आपका डाउन हो जाए तो कोई तो दूसरा होना चाहिए। कोई तो दूसरा होना चाहिए जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर के डाउन होने पे काम करे। तो इसके लिए हम अपने नेटवर्क में एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर बनाते हैं, और जो दूसरा डीएनएस सर्वर होता है उस डीएनएस सर्वर पे प्राइमरी जोन में जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स की एक डुप्लीकेट कॉपी, या यूं कह लो कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स होती है। तो इट कीप्स कॉपी ऑफ original records original records of primary DNS, जो हमारा प्राइमरी है, जो मेन डीएनएस है, उसकी कॉपी रखेगा। ठीक है, अब देखिए एक और जोन आता है जिसको हम कहते हैं स्टब जोन। अब स्टब जोन के वाला डीएनएस सर्वर, ये भी एक डीएनएस सर्वर होगा। इट कीप्स few records of
प्राइमरी डीएनएस क्यों रखेगा? फॉर क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स के लिए ये अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर के कुछ रिकॉर्ड को रखता है। जैसे क्या रखेगा ये अपने पास? एग्जाम्पल के लिए जैसे एनएस रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, ठीक है, एसओए, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह से। सन्नाटा छाया बैच में, क्यों? देखो बच्चे, यहां आओ एक डायग्राम पे। इस डायग्राम के बाकी हिस्सों को अभी इग्नोर करो, सिर्फ ये पार्ट थोड़ा गौर करो, ये वाला पार्ट। इधर भी क्या है, इट डजंट मैटर फॉर प्लस टिल नाउ। यहां पे ये हमारा एक डीएनएस सर्वर है जो क्लाइंट को रिस्पॉन्स देता है, रिजॉल्व करके देता है। अब ये डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है, इसी को हम लोग समझ रहे हैं कि भाई इसमें रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। रिकॉर्ड्स कहाँ क्रिएट होते हैं? तो इसके लिए दो जोन होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब फॉरवर्ड एंड रिवर्स में भी तीन तरीके के सब जोन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब, ठीक है। अगर एक ही डीएनएस सर्वर होगा हमारा, तो ऐसे केस में यही हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर होगा। अगर हम एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर की बात करेंगे तभी हम प्राइमरी की बात करेंगे या सेकेंडरी की बात करेंगे। आपने कंप्यूटर पे स्टैटिकली आईपी कॉन्फ़िगर किया है? यस सर, उसमें भी सर प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सेट करना पड़ता है। राइट, वहां पे भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर सेट करना पड़ता है। तो अगर हमने दो डीएनएस सर्वर अपने नेटवर्क में बना रखा है तो ठीक है, जो प्राइमरी है उसको, उसका जो भी आईपी एड्रेस है वो हम प्राइमरी में डाल देते हैं, और जो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी में डाल देते हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले प्राइमरी हिट होगा। प्राइमरी इन केस फेल होता है तो फिर जाकर के वो सेकेंडरी की तरफ मूव करेगा। यस सर, है ना? तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर क्या रखता है? तो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर प्राइमरी का ही ओरिजिनल रिकॉर्ड रखता है, ओरिजिनल रिकॉर्ड की यानी कॉपी रखता है। यस सर, ठीक है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर बना लेना ठीक है, आसान लगता है, विजार्ड चलता है, रन करता है, चीजें हो जाती हैं, इट्स ओके। लेकिन हमें हमेशा ख्याल रखना होता है कि क्या होगा अगर ये फेल होता है तो, हमेशा। क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को आप लोगों को दोहराता हूं, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंस तभी समझ में आता है जब हमारा नेटवर्क डाउन होता है या कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है। हम उसका सॉल्यूशन कितना फास्ट देते हैं उसी में हमारी एक्सपर्टीज है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ टूल्स के साथ में पहले तैयार होना होता है। उन्हीं टूल में से एक है हमारा ये सेकेंडरी। अब यहीं पे बात आ गई स्टब। अब स्टब जोन जो है वो अपने पास में कुछ ही रिकॉर्ड रखता है। मान लो एक नेम सर्वर है, नेम सर्वर हकीकत में डीएनएस सर्वर को कहते हैं। अगर हमारा नेम सर्वर किसी वजह से फेल हो गया या कोई चेंज हो गया, तो ये चेंज हो सकता है हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क होना तो सारे जगह रेप्लिकेट ना करे। तो स्टब जोन क्या करता है, क्विकली अपने आप को अपडेट करता है और हमें हमारे क्लाइंट को इससे रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम चाहें तो इस तरह का भी एक डीएनएस सर्वर बना करके रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जनरली जो है वो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी होता है।
ठीक है। अब देखिए, चाहे जो भी हो, ये जो आप फॉरवर्ड लुकअप जोन की हमने बात की, जैसे कि भाई इसमें रिकॉर्ड आएंगे, बढ़िया रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। अब बात आती है किस तरह के रिकॉर्ड आएंगे, क्या क्रिएट होगा, तो उसको जरा समझिए। सबसे पहली बात, रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एक रिकॉर्ड है आपका होस्ट रिकॉर्ड। होस्ट रिकॉर्ड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसमें बनता है, फॉरवर्ड लुकअप जोन। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। जैसे इसमें होता, मान लो कोई एक कंप्यूटर है, उसका नाम है PC1, तो PC1 ये होस्ट नेम हो गया, ठीक है। और इस PC1 के बाद इसका कोई आईपी एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा आईपी एड्रेस इस PC1 का था 10। अब हमारा डोमेन अगर patna.com हो या simage.com हो, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा PC1.simage.com, ठीक है। और ये कैसा रिकॉर्ड होगा, तो इसमें मेंशन होता है कि भैया ये एक होस्ट रिकॉर्ड है। होस्ट ब्रैकेट में लिखा होगा ए, ठीक है। जब इस तरह के रिकॉर्ड होंगे तभी तो नेम टू आईपी रेजोल्यूशन होगा। अब एक चीज तुम लोग गौर करते हो कि आप गूगल को GOOGLE गूगल करके भी ओपन कर लेते हैं, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग के साथ GOOGLE से भी वो ओपन हो जाता है। यस सर, होता है। होता है, थोड़ा गड़बड़ भी हो गया तो भी चल रहा है। सिंटेक्स, यस सर, बहुत चीज का ऐसे ही सिंटेक्स सही कर देता है। वो करेक्ट कर लेता है। डोमेन नेम गलत डालने पे करेक्ट कैसे कर लेता है। डोमेन नेम गड़बड़ दे दिया फिर भी करेक्ट कर ले रहा है। तो दरअसल में यहां पे एक और रिकॉर्ड है जिसका नाम है CNAME। इसको बोलते हैं कैनोनिकल नेम। ये कैसा नाम है सर, ये किस तरह का कैनोनिकल नेम होता है। ये नेम सर समझते हैं, जैसे प्रिय रंजन कुमार उर्फ प्रिय, उर्फ प्रिय है ना, उसका निक नेम या कोई भी नेम कह लो। तो कई बार हमारे जो साइट्स होते हैं उनको हम उसमें हम कैनोनिकल नेम डिफाइन कर देते हैं कि अगर यूजर इस तरह से भी टाइप करता है तो वो उसको रिजॉल्व कर ले और होस्ट रिकॉर्ड से मैच करा दे। गेटिंग। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो हम जो है
पीसी के जगह PC1 के जगह पे P1 भी अगर करें तो ये क्या करेगा, ये आपका सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, यहां पे शो करेगा, और किसके लिए करेगा, तो भैया वही आईपी देगा 10, और वही डोमेन होगा जहां पे इसका डिफाइन होगा, यहां भी P1 नाम से डिफाइन होगा .cms.com। लेकिन जब आप बनाएंगे इस रिकॉर्ड को ना, तो पूछेगा कि सीनेम किसका बनाना चाहते हो, तो भैया इस होस्ट रिकॉर्ड का हम सीनेम बनाना चाहते हैं, तो वो ऐसा आ जाएगा। अगर कोई ये भी टाइप करता है तो वो PC1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आता है NS रिकॉर्ड। NS रिकॉर्ड का मतलब होता है नेम सर्वर। तो नेम सर्वर का मतलब जाता है कि कितने डीएनएस सर्वर हैं, उनका भी रिकॉर्ड हर डीएनएस पे अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, मान लो हमारे नेटवर्क में 3-4 डीएनएस सर्वर हैं, तो वो डीएनएस सर्वर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे नाम तो हम कुछ भी देंगे, यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल DNS सर्वर्स। ये सारे डीएनएस सर्वर का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, अब मल्टीपल डीएनएस सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट आता है, क्यों डीएनएस को ये रखना चाहिए, तो इसको हम लोग जस्ट इसके आगे वाले टॉपिक में समझेंगे कि डीएनएस आपका 2 तरीके से रिकॉर्ड को सर्च करता है, एक को बोलते हैं इटरेशन, दूसरे को बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है, इसी तरीके से एक रिकॉर्ड होता है सर MX रिकॉर्ड, या सुजल बोलिए। सर बोल रहे हैं सर, नेटवर्क इश्यू का सर 4th टाइम हम कनेक्शन कर रहे हैं सर, बार बार कट जा रहा है, डिस्कनेक्ट। कोई बात नहीं, मैं इस बात को समझता हूँ, इसीलिए कभी कभी लगता है थोड़ा टाइम नीचे लिख रहा होता हो तो ऊपर नजर नहीं आता और ध्यान नहीं जाता है, फिर जैसे ही ध्यान जाता है एडमिट करता हूँ, मतलब आपको मतलब ज्वाइन कराता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अब MX रिकॉर्ड देखिए, जैसे मान लो cms.com है और सीमेज चाहती है कि अपने यहाँ के सारे एम्प्लॉय को मेल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करे। जनरली कंपनी में काम करने वाले लोगों का कंपनी का मेल आईडी होता है। हम लोग एक पब्लिक डोमेन पे अपनी मेल आईडी क्रिएट करते हैं, जो पब्लिक डोमेन आपकी जीमेल है ना, या हॉटमेल है, रेडिफ मेल है। लेकिन यूजर कंपनियां अपने लिए अलग से डोमेन रजिस्टर्ड करती हैं और उस पे अलग से मेल सर्वर बनाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सीमेज की मेल आईडी आप लोगों को मिली है। यस, तो क्या लगता है कि सीमेज की मेल आईडी पे आप लोग कैसे लॉगिन करते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या सीमेज का ये अपना खुद का मेल सर्वर है? नो सर, गूगल का। गूगल का है, उसमें भी जीमेल। यस, गुड। अब आप देखिए यहां पे क्या किया जा रहा है कि सीमेज ने अपने पास सर्वर नहीं रखा, उसने अपने सीमेज.in को रजिस्टर करा दिया गूगल पे।
और वहां से मेल फैसिलिटी ले ली उनके मेल सर्वर के तरफ से, और उसने हमारे डोमेन के बेसिस पे मेल आईडी डिफाइन करने की फैसिलिटी हमें दे दी, और हम इजीली यूज कर रहे हैं। सारा मैनेजमेंट हमारा, मशीन उनका। लेकिन कुछ कंपनी कंप्लीट अपने लिए मेल सर्वर डिजाइन करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल सर्वर बनाती है, और वो मेल सर्वर जो है पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल मेल सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकती है, दूसरे कंपनियों के मेल सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकती है। इसके लिए डिफरेंट टाइप की सेटिंग होती है। इसी मेल सर्वर को माइक्रोसॉफ्ट के लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सचेंज सर्वर। एक्सचेंज सर्वर बोला जाता है। अब एक्सचेंज सर्वर भी अलग अलग है। जैसे आपका सर्वर का एडिशन आता है 2003, 2008, 12, 16, 19, उसी तरीके से एक्सचेंज सर्वर का भी है। एक्सचेंज सर्वर 7, 2007, एक्सचेंज सर्वर 2010, एक्सचेंज सर्वर 2013, इस तरीके से। तो ये एक अलग ही आपका एक सेटअप है, एक एप्लीकेशन है, जो एक सर्वर मशीन पे रन करा करके हम लोग उस मशीन को एज अ मेल सर्वर बना देते हैं, और वो मेलिंग फैसिलिटी देती है हमारे नेटवर्क। ठीक है। तो कंपनियों में अपना खुद का भी मेल सर्वर होता है। अगर इस तरह का कोई मेल सर्वर भी है तो उस मेल सर्वर का रिकॉर्ड डीएनएस पे होना चाहिए, क्योंकि वो भी मेल सर्वर, जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस बिना डीएनएस के काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से जो आपका मेल सर्वर है वो बिना एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस के काम नहीं कर सकता है। उसके लिए भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस चाहिए और डीएनएस सर्विस भी चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस क्यों चाहिए? क्योंकि डोमेन प्लेटफॉर्म वही देगा। और डीएनएस क्यों चाहिए? क्योंकि नेम रेजोल्यूशन का काम यही करेगा, एक्सचेंज सर्वर को पहचानने का काम यही करेगा। कोई यूजर अपनी मेल आईडी से लॉगिन करेगा तो उसको उसके मेल सर्वर तक पहुंचाने का काम यही करेगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका एमएक्स रिकॉर्ड। तो इसको लिखते हैं, इट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ मेल सर्वर। इस तरीके से सर आपका जो डीएनएस है वो डिफरेंट तरीके के और भी रिकॉर्ड्स बनाता है, बहुत है। अब ऐसा ही रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड्स मैंने बताए, ये रिवर्स लुकअप जोन में ही बनते हैं। सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बनता है, उसके जगह पे दूसरा रिकॉर्ड बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंटर रिकॉर्ड, रिवर्स लुकअप जोन। जिसको हम लोग पीटीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एज अ एग्जाम्पल जब आप समझेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा होता है। वन डॉट 0.0.10, ठीक है। फिर आपका लिखा होगा पीटीआर, फिर लिखा होता है आपका लाइक pc1.cmage.com। यानी कि आप समझ में आ रहा है इसका काम क्या है? आईपी टू नेम, तो आईपी पहले है और नेम बाद में। यस यस तो ये रिकॉर्ड यहां क्रिएट होता है, यहां भी सीनेम रिकॉर्ड क्रिएट होता है, यहां भी एनएस रिकॉर्ड क्रिएट होता है, एमएक्स रिकॉर्ड क्रिएट होता है। बोलिए प्रियंका। प्रियंका बोलिए। सर कुछ बोलना नहीं था, गलती से माइक ऑन हो गया। अच्छा सॉरी ठीक, सर। ठीक है।
तो ये तो चलो रिकॉर्ड्स की हमने बात कर ली, प्राइमरी सेकेंडरी और स्टब की बात कर ली। अब बात आती है ये जो हमारा डीएनएस सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर जब रिकॉर्ड्स को सर्च करता है, ठीक है, तो कैसे सर्च करता है, किस तरीके से ढूंढता है। तो देखिए डीएनएस सर्वर पे किसी रिकॉर्ड को सर्च करने का दो तरीका है। एक तो जो उसका अपना खुद का डीएनएस सर्वर है उसमें ढूंढ ले, और ढूंढ करके रिजल्ट मिलता है तो बोल दे ओके, अदरवाइज बोले नॉट फाउंड। या फिर अगर एक से ज्यादा डीएनएस सर्वर्स हैं तो खुद में ढूंढ ले, वहां ना मिले तो अगले डीएनएस सर्वर पे ढूंढे, वहां भी ना मिले तो अगले डीएनएस सर्वर पे ढूंढे। जितने डीएनएस सर्वर्स है सब पे ढूंढे, अगर फाइनली आउटपुट मिल जाता है इट्स ओके, नहीं मिलता तो फेल। तो देखिए इसीलिए एक डायग्राम मैंने डाला है यहां पे कि रिकर्सिव क्वेरी यानी कि रिकर्शन एंड इटरेटिव क्वेरी यानी कि इटरेशन। तो रिकर्शन में क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट सिर्फ अपने लोकल डीएनएस सर्वर पे रिकॉर्ड्स को सर्च करता है और यहीं से यस और नो का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर हम और डीएनएस सर्वर की तरफ इसे फॉरवर्ड करते हैं तो ये जो रिकर्शन का प्रोसेस यहां हुआ, यानी कि ये इसी में रिकॉर्ड्स को पूरा सर्च किया, एक रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड तीसरा रिकॉर्ड, अब ये चीज बढ़ गया। मान लीजिए यहाँ पे केस है आईएसपी के डीएनएस का, उसके पास आईएसपी के डीएनएस ने मल्टीपल डीएनएस से कांटेक्ट किया, तो ये रिकर्सन जब इस डीएनएस से पहुंचा तो यहां भी चला, इस डीएनएस से पहुंचा तो यहां भी चला, यहां भी चला और यहां भी चला। तो जब इस रिकर्शन का प्रोसेस मल्टीपल डीएनएस सर्वर पे रन करता है तो इसको हम कहते हैं इटरेशन। जैसे आप लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इटरेशन और रिकर्शन पढ़ते हैं, ये पढ़े हैं आप लोग, तो पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं किसी लैंग्वेज में, है ना? यस सर। तो यहाँ पे डीएनएस भी आपका इसी तरीके से रिकॉर्ड्स को सर्च करता है, फाइंड आउट करता है कि कहाँ कैसे, और आपको मिलता है। हम आप सिंपली जब ट्रेसर्ट कमांड चलाते हैं गूगल को सर्च करने के लिए, तो गूगल क्या करता है, मतलब सॉरी सर्चिंग कैसे होती है, एक डीएनएस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे डीएनएस पे मूव करते रहता है और फाइनली आपको गूगल से कांटेक्ट करवाता है। जो हम लोग ट्रेसर्ट कमांड चलाते हैं ना, ख्याल है? यस सर। तो स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, फिर अच्छा सूजन ही है, वही बच्चे हैं। यानी ये आपके साथ डीएनएस का फंक्शन। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास में हमारा डीएनएस नहीं होता और फिर भी हम किसी वेबसाइट को रन कराना चाहते हैं, ऐसा होता है? आप लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उसको अपने ब्राउजर के थ्रू ओपन करते हैं। यस सर। तो जब ब्राउजर के थ्रू ओपन करते हैं तो वहां पे ऊपर जो एड्रेस बार होता है, उस एड्रेस बार में क्या दिखता है? एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
हाँ जी सर, तो वहां पे क्या दिखता है आपको? लोकल सर्वर से खोलिएगा तब तो सर लूप बैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो जनरली तो आपके टेस्टिंग के लिए तो आपका कंप्यूटर ही होता है, यस उसमें लूप बैक एड्रेस शो करता है और साइट का नाम दिखाता है, आपके साइट का नाम ये वो 127.0.0.1 स्लैश, और जो HTML की फाइल है आपकी वो, यस सर। ऐसा ही सो होता है ना, ऑलमोस्ट सबने बनाया होगा इस चीज को और देखा भी होगा। तो वो तो लूप बैक एड्रेस है, वो तो आप आईपी एड्रेस के बेसिस पे बोल रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा है जो रिजॉल्व करके दे रहा है। तो उस वक्त में क्या होता है कि कोई डीएनएस तो है नहीं, आपका कोई डोमेन तो है नहीं, जैसे हम लोग google.com, yahoo.com या फिर gmail.com जैसा डोमेन देखते हैं, वैसा कुछ तो आप डिफाइन करते हैं नहीं, बस आपको आपके पेज की टेस्टिंग करनी होती है। ऐसा तो कभी किया नहीं कि जो हमारा वेब पेज है वो वेब पेज लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और वो सारे मशीन पे ओपन हो, कोई बच्चा ओपन कर ले अपनी मशीन पे, मेरे वेबसाइट का वेब पेज जो है वो प्रॉपर्ली जैसा आपने डिजाइन किया, जैसा सजाया, जो जो कंटेंट डाले वो सब कुछ करे, यानी कि सब लोग अपने अपने ब्राउजर के थ्रू उसको ओपन कर ले। ऐसी फैसिलिटी तो नहीं मिलती। नो सर। अब ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे आपका डोमेन प्लेटफॉर्म नहीं होता है, और डोमेन होता तो डीएनएस कंपलसरी था, बिकॉज बिना डीएनएस के डोमेन नहीं रन करता। और जब आप डोमेन प्लेटफॉर्म पे किसी मशीन पे आप अगर उस वेब पेज को लॉन्च करते, डालते, तो उसका भी एक रिकॉर्ड आपके डीएनएस सर्वर पे क्रिएट होता। जैसे मान लो आप में से एक बच्चे ने अपना वेब पेज डिजाइन किया, वेब पेज डिजाइन किया और उस वेब पेज का उसने नाम डाला जॉब, ठीक है, जॉब्स। तो अगर उसने पेज का, उस वेबसाइट का नाम डाला जॉब्स, तो उसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा? अगर उसको cms.com पे रन कराएं तो, cms.com के प्लेटफॉर्म पे रन कराएं तो jobs.cms.com, jobs.cms.com, जो जनरली हम लोग www.cms.com करते हैं। अब ये आपका जिस किसी भी सर्वर पे रन करेगा, उस सर्वर की आईपी होगी कोई ना कोई। तो मान के चलो आपके सर्वर की आईपी थी ये, और आपके साइट का कंप्लीट नेम हो जाएगा jobs.cms.com। इस तरह की एंट्री क्रिएट होगी आपके डीएनएस पे, आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। एंड फिर क्योंकि यूजर तो यूजर है, जैसे आज के डेट में आप क्या कहते हैं कि सर हम गूगल को नाम से खोल सकते हैं तो आईपी से खोल सकते हैं?
बखूबी खोल सकते हैं। एक बार गूगल को पिंग कर लीजिए, उसका आईपी दिख गया, अब जाकर के ऊपर लिखिए https:// और वो आईपी एड्रेस एंटर हिट कीजिए, टक से खुल जाएगा। यानी नेम Yes. से भी ओपन हो रहा है और आईपी से भी ओपन हो रहा है। Yes, sir. अब अगर ऐसा हम अपने जॉब्स वाले साइट को भी ओपन करना चाहते हैं तो हमें यहां भी इस तरीके की एंट्री एक बनानी पड़ेगी, यानी उसका भी एक पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। राइट? Yes, sir. जैसे ही ये काम आप परफॉर्म करते हैं, आपका साइट रन करता है, तो फिर नेटवर्क का कोई भी मशीन हो, आपके ही नेटवर्क का, अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं, पब्लिक नेटवर्क में नहीं जा सकते क्योंकि उसका तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। उधर आपको पब्लिक आईपी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, बहुत सारी बातें आती हैं। ठीक है? और आप अपने साइट को बोलिए किसी बच्चे को ओपन करने के लिए, धड़ से वो ओपन करेगा, वो अपना नेम डाले या आईपी डाले, आपका ओपन होगा, आपको दिखेगा कि हर आदमी खोल ले रहा है मेरी वेबसाइट को, मेरे नेटवर्क को। तो ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसलिए बताया जिससे आपको ये समझ में आए कि आखिर ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट कहाँ पे होता है, क्या यूजेस है। अब इसी टास्क को लोग क्या करते हैं, वेब पेज तो बनाते, फिर अब कौन इतना सर्वर बनाएगा, डीएनएस बनाएगा, फिर पब्लिक आईपी लेगा, रजिस्टर्ड कराएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क की जरूरत पड़ेगी, आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग यूं ही कह देते हैं कि हम हैक कर लें। अरे साहब, आप हैक करने की बात सोचते हो? हैक करने के लिए तो आपको सुई से पहाड़ तक का नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रॉपर हैकर बनना चाहते हो। नहीं, टूल का यूज करके कुछ कुछ कर लिया वो अलग कहानी। तो हमें पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट जिसको हम हैक करना चाह रहे हैं वो रन कर कैसे रहा है, उसके लिए हम किस डीएनएस को हिट करेंगे, और जब डीएनएस हिट हो जाएगा तो कैसे वो डोमेन सर्वर हमारा हिट होगा, ये समझ में आनी चाहिए। खैर, तो जो भी हो, अब इसी चीज को आपके सर्वर में एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं वेब सर्विस। यानी कि अगर आप अपने डोमेन नेटवर्क में वेब सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक वेब सर्वर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वेब सर्विस अलग है जिसमें हम लोग IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज का यूज करते हैं। ये विंडोज में बोलते हैं IIS। Yes, sir. ठीक है? और लिनक्स में इसी को बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं जी, अरे Apache, sir. अपाचे। ठीक है ना? अब आपको कैसे वो काम करता है ये सारी चीजें क्लियर होगी। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एंड डीएनएस सर्विस। अब इन दोनों सर्विस के बेसिस पे हम आसानी से जो है वो आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जहां तक है कुछ चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उसको देखिए। फर्स्ट आपका इसके लिए चाहिए NTFS पार्टीशन। NTFS पार्टीशन समझते हैं? Yes, sir. File system है Windows का। हाँ, फाइल सिस्टम।
यानी कि आपका जो भी सर्वर हो जिस पे आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसका जो भी पार्टीशन आप सेलेक्ट करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए, वो आपका NTFS पार्टीशन होना चाहिए। ये नहीं कि फैट में कर दिया तो फिर नहीं लेगा वो इंस्टॉलेशन। ठीक है। दूसरा, स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। आपके सर्वर मशीन पे मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, ना कि किसी DHCP के थ्रू। ठीक है। Yes, sir. मिनिमम 250 GB फ्री स्पेस होना चाहिए। मिनिमम 250 GB फ्री स्पेस should be available at NTFS partition 250 GB। नहीं, ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया। 250 MB है कि 250 GB है, मैं देख लूंगा। थोड़ा सा माइंड स्लिप हो रहा है। इतना बड़ा स्पेस नहीं चाहिए और कम होना चाहिए। खैर, ये थोड़ा सा एरर है सर। ठीक है, ये पार्ट फाइन। NTFS पार्टीशन हो गया, स्टैटिक आईपी एड्रेस हो गया, एंड आपका ये हो गया, एंड आपका सर्वर ओएस होना चाहिए। अब ओएस में आप कोई भी ओएस ले सकते हैं। सर्वर ओएस में जैसे हम लोगों का केस क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वर ओएस में विंडोज सर्वर 2016। ठीक है। ये चीजें होंगी तो आपका होगा, और साथ में चाहिए DNS सर्विस। DNS, क्योंकि बिना DNS के कुछ नहीं हो सकता। तो DNS सर्विस अगर आप नहीं भी पहले से एक्टिवेट करके रखे हैं, तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वो आपको वार्न करेगा, और वार्न करने के बाद जो है आपको DNS वहां मार्क करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ADDS रन करेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अभी चलिए हम लोग अटेंडेंस थोड़ा मार्क कर लें। इसको देखिएगा, गौर से समझिएगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। यस, फिर सूजा गलती से हो गया क्या? बोलो। सर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, अटेंडेंस देख लीजिएगा, पहले मेरा कर लीजिए आप। ठीक है, 11 है ना? सर यस सर 11 है। ठीक ठीक ठीक। मेरा पेन क्यों यूज कर रहे थे बेटा? चलिए, बैच 1 यस सर। 2 Yes, sir. 3